जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का ज्योग्राफी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वलन के प्रकार। तो इसके पहले का चैनल पे अपलोड है, वलन के प्रकार हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, वलन की जो दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान जब होता है, मतलब जो दोनों भुजाएं होती हैं उसकी लंबाई और ढाल एक समान होता है, तो सममित वलन कहते हैं। और अगर बाय द वे असमान रहता है तो असममित वलन कहते हैं। जैसे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन अगर समान होगा तो सम्मित वलन और असमान होगा तो असम्मित वलन। वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के अगर समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे क्षैतिज, लेकिन क्षैतिज नहीं होती है तो समनत वलन होता है। मतलब दोनों भुजाएं जो है समानांतर तो होंगी लेकिन क्षैतिज नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि वलन की एक भुजा क्षैतिज तक, एक भुजा जो है वह क्षैतिज तल के लंबवत दिशा के होती है। मतलब अगर एक भुजा जो है वो क्षैतिज तल की लंबवत होती है तो एक दिग्नत वलन कहते हैं। और ये असमान वाला जो है ना, तो ये ऐसे है, मतलब ये जो दो भुजाएं ऐसे दी हुई हैं तो असमान अगर रहेंगी, मतलब एक भुजा ऐसे है और एक थोड़ा सा ऊपर, मतलब समान नहीं है। यहाँ पे तो समान है, तो समान है तो सम्मित वलन, असमान है तो असम्मित वलन। और एक भुजा अगर दोनों समानांतर है लेकिन क्षैतिज नहीं है तो वो समनत वलन और दिग्नत वलन। अब नेक्स्ट देखेंगे परिवलित वलन किसे कहते हैं। वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर व क्षैतिज होती हैं, जैसे ये हैं, एक दूसरे के समानांतर व क्षैतिज होती हैं, इसे परिवलित वलन कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश तल दिया है, फिर है प्रतिवलित वलन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जब अतिरिक्त संपीड़न बल के कारण परिवलित वलन की ऊपर की भुजा टूटने के बाद दूर विस्थापित होती है, तब जिस पर वलन की भुजा का विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, तो व्युत्क्रम भ्रंशतल कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जो परिवलित वलन है वो ऊपर की भुजा, मतलब ये परिवलित वलन है और ये ऊपर की जब जो भुजा है वो क्या हो रही है, टूटने के बाद दूर विस्थापित होती है। और जिस तल पर वलन की भुजा का विस्थापन होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये मतलब ये भुजा बनी हुई है और ये टूट के इधर, मतलब एक मिनट, ये भुजा जो है ये बनी हुई है ना, ये टूट कर यहाँ अगर विस्थापित हो जा रही है यहाँ पे ये, तो इसे क्या कहते हैं, तो विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। जबकि विस्थापित वलन की भुजा के ग्रीवाखंड या नैपे कहते हैं। विस्थापित वलन की भुजा को ग्रीवाखंड या नैपे कहते हैं। परिवलित वलन की नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर चली जाती है, परिवलित वलन का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये वाली जो भुजा है टूटने के बाद ऊपर की ओर जब जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिवलित वलन का निर्माण होगा। प्रवलित नहीं है, प्रतिवलित है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सम अपनति किसे कहते हैं। जब किसी अपनति में कई अपनति विनतियां बन जाती हैं उसे सम अपनति कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, जब किसी अपनति में कई अपनति विनतियां बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सम अपनति कहते हैं। सम भिन्नति किसे कहते हैं, जब किसी अभिनति में कई अभिनति विनतियां बन जाती हैं तो सम अभिनति कहते हैं। बंद वलन और खुला वलन क्या होता है, तो बंद वलन जो होता है ना उसमें ये जो होता है 90 डिग्री से कम ही होता है। ठीक है, और वो जो खुला वलन होता है तो इसमें जो ये बीच का जो है वो 90 डिग्री से अधिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे बहिर्जनित भू संचलन। ठीक, नेक्स्ट है अनाच्छादन एक जटिल प्रक्रिया है। अनाच्छादन को 3 पार्ट में अपक्षयण, अपर्दन और वृहद क्षरण। अपक्षयण क्या है, एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया है, एक ही स्थान पर होने वाली। स्थैतिक क्रिया का मतलब एक ही स्थान पर होने वाली। मौसम परिवर्तन, चट्टान में मौसम परिवर्तन होता है तो चट्टान में क्या होगा, विघटन होगा, वियोजन होगा। विघटन किसे कहते हैं, तो टूटने फूटने की प्रक्रिया, और ये एक भौतिक परिवर्तन होती है। मतलब विघटन जो होता है ना वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। वियोजन में क्या होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अब विघटन मतलब टूटने फूटने की प्रक्रिया। चट्टान का देख लीजिए, चट्टान जो है वो टूटकर गोल चट्टान बनता है और गोल चट्टान को गोलास में कहते हैं। फिर गोलास में बजरी का रूप लेता है, बजरी से रेत बनता है, रेत से सिल्ट, सिल्ट से चीका, चीका से पंख, गाद व कीचड़। और देखिए रेत और सिल्ट और चीका जब संगठित हो जाते हैं तो इसे मृदा कहते हैं। जब यही रेत और सिल्ट, ये 3 चीज़ें, रेत और सिल्ट और चीका जब संगठित हो जाते हैं तो इसे मृदा कहते हैं।
चट्टान के टुकड़े को अवसाद कहते हैं। ठीक है, चट्टान आकार छोटा होने से नाम परिवर्तन होता है, जैसे जैसे आकार छोटा होगा वैसे वैसे जो नाम है वो परिवर्तन होता जाता है। अवसादों का स्थानांतरण के समय ये दिया है, अवसादों का स्थानांतरण के समय अपरदन के कारकों द्वारा बहते हुए जल नदी, मतलब अपरदन के कारक क्या क्या होते हैं? बहते हुए जल नदी, वायु की क्षैतिज प्रवाह, ग्लेशियर हिमनद और समुद्री तरंग। अवसादों का स्थानांतरण के समय होने वाली विघटन वियोजन की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। देखिए, मतलब जैसे अवसादों का जब स्थानांतरण होता है तो उस समय जब विघटन मतलब टूटने फूटने की क्रिया, वियोजन मतलब रासायनिक जो मतलब इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया के द्वारा अपरदन का मतलब होता है, इसे ही अपरदन कहते हैं। और अपरदन मतलब के कारक क्या क्या होते हैं? तो बहते हुए जल, वायु की क्षैतिज प्रवाह, ग्लेशियर हिमनद, समुद्री तरंग। यह एक प्रकार की गद्यात्मक क्रिया है, यह एक प्रकार की क्या है? गद्यात्मक। अब नेक्स्ट पहला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का पर्वत के शिखर से नीचे की ओर स्थानांतरण होता है। मतलब देखिए, यहाँ स्थानांतरण हो रहा है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का पर्वत के शिखर से नीचे की ओर स्थानांतरण होता है। उस समय होने वाले विघटन और वियोजन को बृहद क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग, बृहद क्षरण कहते हैं। बृहद क्षरण क्या है? यह एक गद्यात्मक क्रिया है जो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय ढाल पर होगी। कहाँ पे होगी? पर्वतीय ढाल पर होगी। स्लम्बिंग, स्लम्बिंग मतलब ये होता है ना, लुढ़क कर आना। ठीक है, ये लुढ़क कर आना। फिसल कर आना को क्या कहेंगे? तो स्लैंडिंग बोलेंगे, सस्खलन। ठीक है, लुढ़क कर आना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? लुढ़क कर आना। ये फिसल कर आना, मैं कोई चीज़ है यहाँ से फिसल कर आ गई तो ये ज़्यादा स्पीड में आएगी ना, लुढ़क के आएगी तो वो थोड़ी कमी में आएगी, फिसल कर आना। तीसरा हो जाएगा फॉल, गिर कर नीचे गिरना। और फ्लो मतलब बहकर सीधे नीचे गिरना। अनाच्छादन देख लेते हैं, अपक्षय, अपरदन व बृहद क्षरण। तो देखिए, अपक्षय जो होती है ये स्थैतिक क्रिया होती है, मैंने बताया ही। स्थैतिक क्रिया का अर्थात मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक ही स्थान पर होने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक क्रिया कहते हैं। तो स्थैतिक क्रिया होती है। और अपरदन, देखिए अपरदन और अपक्षय, अपरदन और बृहद क्षरण तीनों में समान विघटन और वियोजन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन जो अपरदन होता है और बृहद क्षरण होता है, इन दोनों में गद्यात्मक क्रिया होती हैं और ये दोनों समान है, अपरदन के कारकों के द्वारा और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। मतलब अपक्षयण की तरह नहीं है ये, अपरदन और बृहद क्षरण की ये जो दोनों समान है इसके, क्योंकि ये गद्यात्मक क्रिया होती हैं। और नेक्स्ट था, यहाँ से लेक्चर 9 स्टार्ट हुआ था अनाच्छादन के बारे में। अनाच्छादन जो होती है बहिर्जनित भूसंचलन से संबंधित एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपचयन, अपरदन और बृहद क्षरण की क्रिया होती है। अनाच्छादन के अंदर कैसी क्रिया होती है? तो अपचयन की, अपरदन की और बृहद क्षरण की क्रिया होती है। अपक्षयण जो मौसम में परिवर्तन होने से वाली एक ऐसी स्थैतिक क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानी संरचना में विघटन व वियोजन होने पर चट्टान असंगठित होकर चट्टान अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपरदन के कारकों द्वारा अवसादों के स्थानांतरण के समय होने वाले विघटन व वियोजन की क्रिया को अपरदन कहते हैं। विघटन और वियोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होने वाली अपरदन की क्रिया को बृहद क्षरण कहते हैं। बृहद क्षरण के लिए अपरदन के कारकों का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अपरदन और बृहद क्षरण जो होती है वो गद्यात्मक क्रियाएं हैं, जिसका संबंध किससे है? तो अवसादों का स्थानांतरण के समय होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के, वस्तुतः अनाच्छादन के समय होने वाली विघटन व वियोजन की क्रियाओं से स्थल स्वरूपों का या दृश्य भूमि का कटाव होता है, जिससे पर्वत रूपी ऊंची स्थलाकृति समतल प्रायत मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण कि बहिर्जनित भूसंचलन या विनाशात्मक भूसंचलन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ चट्टान, आग्नेय चट्टान। चट्टान को 3 प्रकार में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है और इसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया होती हैं। अवसादी चट्टान अनाच्छादन है और कायांतरित चट्टान जो है अत्यधिक तापमान और दाब में। देखिए, ये यहाँ पे समझाया हुआ था कि तत्वों के मिलने से अणुओं, फिर यौगिक खनिज तत्वों के मिश्रण से ठोस पदार्थ चट्टान
फिर यहाँ पे ठोस दिया है, गर्म गलित पदार्थ में परिवर्तित होता है। और फिर मैग्मा जो है, मैग्मा ज्वालामुखी प्रक्रिया, मैग्मा की उत्पत्ति यहाँ से पढ़ते हैं। ये सारा मतलब सर ने लिखवाया था ये। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये सारा वही चीज़ लिखवाया गया है कि चट्टानों के बारे में ही, मैग्मा के प्रकार वगैरह हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान देखते हैं। यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान जो होती है वो रवेदार होती है। किसी भी पदार्थ को पिघलाकर यदि हम ठंडा करते हैं तो उसमें क्रिस्टल बनता है। जितना जल्दी ठंडा होगा उतना ही क्रिस्टल का आकार जो होता है वो छोटा होगा। ठीक, नेक्स्ट है गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किससे? तो गर्म गलित जो पदार्थ होते हैं इसके शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के शीतलीकरण के कारण निर्मित चट्टान को अभ्यंतरिक चट्टान कहते हैं। वहीं जब जलवायु की प्रक्रिया के समय गर्म गलित पदार्थ के रूप में लावा सतह पर आते हैं तब इनके शीतलीकरण के कारण बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, 3 चीज़ हमने देखा। एक, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है कैसे? तो गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण से। मैग्मा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के शीतलीकरण के कारण निर्मित चट्टान को अभ्यंतरिक चट्टान कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कि जब जलवायु प्रक्रिया के समय गर्म गलित पदार्थ के रूप में लावा सतह पर आता है तब इनके शीतलीकरण के कारण किसका निर्माण होता है? तो बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस प्रकार चट्टानी संरचना में शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा रवेदार संरचना का संश्लेषण होता है, क्योंकि रवे के आकार को रेट ऑफ कूलिंग शीतलीकरण के दर से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसलिए ही आभ्यंतरिक चट्टान में बाह्य चट्टान की अपेक्षा रवे का आकार बड़ा होता है। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं क्योंकि मैग्मा की उत्पत्ति के समय अधिक तापमान होने के कारण जीवों के अवशेष जलकर या समाप्त या खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि कोयला, खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से आग्नेय चट्टान अधिक महत्व नहीं होता है। बाकी यहाँ दिया हुआ था कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों के पहचान के लिए अध्ययन आवश्यक है। किसका? और 4 ऑप्शन दिया था तो चट्टानी संरचना का, जिसमें कि अब देखिए इसमें अवसाद चट्टान, परतदार चट्टान के निर्माण का संबंध अनाच्छादन की प्रक्रिया से है। प्रथम चरण में क्या होता है? अपक्षयण के द्वारा चट्टानी संरचना असंगठित होती हैं, अवसादों में परिवर्तित होंगे। द्वितीय चरण में अपरदन के कारकों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण होगा। तीसरे चरण में विभिन्न अवसादों का परतों में निक्षेपण होगा। अंतिम चरण है कंकरित होने की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टान का निर्माण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवसादों का निक्षेपण। परतों में होने के कारण ही अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया के समय अवसादों के साथ वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेषों का निक्षेपण होने के कारण ही अवसादी जो चट्टान है जीवाश्म युक्त होते हैं। अवसादी चट्टान यही कारण है कि कोयला, खनिज और तेल, प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से अवसादी चट्टान का आर्थिक महत्व है। नेक्स्ट देखेंगे कायांतरित चट्टान। ये है मेटामॉर्फोसिक रॉक्स। अब अतिरिक्त दाब या तापमान के कारण चट्टान में विघटन के बिना रासायनिक संरचना व भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, तो इस प्रक्रिया को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। मतलब विघटन के बिना ही रासायनिक संरचना व भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरित व कायांतरित चट्टान। जैसे कि ग्रेनाइट का नीस, ग्रेनाइट का किस में होता है परिवर्तन? तो नीस। बेसाल्ट, ग्रीनस्टोन, सैंड, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आग्नेय चट्टान। ये दिया हुआ कायांतरित व आग्नेय चट्टान से निर्मित पृथ्वी प्रक्रिया संरचना में अनाच्छादन की प्रक्रिया के दौरान अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, और इसका मतलब देखिए क्या क्या पढ़ना है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, उद्देश्य, मान्यताएं, वर्णन, महत्व, आलोचनाएं। प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट विवर्तनिका क्या है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया, उद्देश्य। अब देखिए स्थल मंडल के बृहत खंड को प्लेट कहते हैं। पहले तो प्लेट किसे कहते हैं, तो स्थल मंडल के बृहत खंड को प्लेट कहते हैं। प्लेटों को दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के साथ होने वाली भूभौतिकी घटनाओं के अध्ययन को
प्लेट विवर्तनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिका, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर निर्मित, संचलन जब होता है तो पृथ्वी की सतह पर जो निर्मित स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, उसके साथ होने वाली कुछ भौतिकी घटनाओं का अध्ययन जो होता है उसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, मतलब प्लेट विवर्तनिका कहते हैं। यद्यपि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ट्यूजो विल्सन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, प्लेट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ट्यूजो विल्सन ने। लेकिन प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। भू संकल्पना पर आधारित भू अध्ययन, भू चुंबकत्व पर आधारित अध्ययन व सागर नितल पर प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन के कारण ही स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के साथ भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया व सुनामी जैसे भूभौतिकी घटनाएं होती हैं। प्लेटों की संख्या को लेकर भूवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस द्वारा दी गई संख्या का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार 7 वृहत प्लेटों में केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई है, जबकि अन्य वृहत प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई हैं। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन, जैसे कि अपसारी संचलन है, अभिसारी संचलन है, देखिए ये अभिसारी है, समानांतर संचलन है, मतलब एक समान चल रही हैं, अपसारी प्लेट संचलन है, और नेक्स्ट है दुर्बल मंडल वाला, ये दिया है। महासागर के नितल पर महासागरीय कटक के समीप अपसारी प्लेट संचलन तनाव मूलक बल उत्पन्न करता है, जिससे भ्रंशन, भूकंप की क्रिया, भ्रंश, घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। दुर्बल मंडल के मेल्टिंग पॉइंट में कमी होती है, जिससे कि मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और अगर मैग्मा बाहर की ओर आता है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। मतलब ये पूरा दिया हुआ है कैसे, जैसे महासागर की नीतल पर महासागरीय कटक के समीप में, कहाँ पे? महासागरीय कटक के समीप में अपसारी प्लेट संचलन से तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है, जिससे कि भ्रंशन की क्रिया होती है, और भ्रंशन की क्रिया से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और भूकंप की उत्पत्ति से भ्रंश की घाटी की चौड़ाई वृद्धि हो जाती है, और जिससे के कारण दुर्बल मंडल के मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, और इस कमी होने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब यही मैग्मा बाहर की ओर आता है तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। मतलब ये सारा जो एक पैराग्राफ में नहीं लिख के ऐसे ही शॉर्ट में लिखा गया है। महासागर के नीतल पर, देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, महासागर के नीतल पर महासागरीय कटक के समीप जहाँ अपसारी प्लेट संचलन होता है, वहाँ प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में दूर जाने के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा होने वाली, बाय द वे मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि सर के द्वारा लिखवाया गया था, मैंने वहाँ पे डायग्राम खुद से ही बनाया था, तो मुझे जो याद था मैंने बताया, बट एक बार आप मिला सकते हैं कि जैसे फिर से पढ़ते हैं इसमें कि महासागर के नीतल पर महासागरीय कटक के समीप जहाँ अपसारी प्लेट संचलन होता है, और वहाँ प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाने के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा होने वाली भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश घाटी के समीप भूकंप आने से, ठीक है, भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं भ्रंश घाटी के चौड़ाई में वृद्धि होने पर जब दाब में कमी आती है तो दुर्बल मंडल में पदार्थ का आंशिक गलन होने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नीतल पर आता है तब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिससे नए क्रस्ट के रूप में महासागरीय कटक का निर्माण होता है। यही कारण है कि अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक क्रिया किनारा भी कहते हैं। अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक क्रिया किनारा भी कहते हैं। यहाँ नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण ही सागर के नीतल का प्रसार होता है। मध्य अटलांटिक कटक, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के कटक के समीप होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का संचलन अपसारी प्लेट संचलन से होता है। अभिसारी प्लेट सीमांत, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और महासागरीय टक्कर में क्या आएगा? जापान द्वीप समूह, फिलीपींस और इंडोनेशियाई। महाद्वीपीय टक्कर में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र।
नेक्स्ट हम देखते हैं छेपड़ क्या होता है। तो पहले छेपड़ समझ लीजिए, अंदर मुड़ा हुआ भाग, ठीक है। मतलब जैसे दो प्लेट यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, और दोनों में अगर टक्कर हुई और एक ऐसे अंदर की तरफ चल गया तो यहाँ छेपड़ की क्रिया हुई है, और इस छेपड़ को ही कहते हैं अंदर मुड़ा हुआ भाग, अंतःग्रसन, ठीक है। ये महासागरीय प्लेट है, मोड़दार पर्वत है, देखिए महासागरीय प्लेट है, ये मोड़दार पर्वत, ठीक है। ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। और इन दोनों का जब टक्कर हुआ तो छेपड़ हुआ, और जिससे कि ये अंदर की तरफ आई, और यहाँ पे क्या हुआ, तो क्रस्ट की आंशिक गलन, मैग्मा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और मैग्मा की उत्पत्ति हुई तो महाद्वीपीय प्लेट को ऐसे करते हुए ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई, और यहाँ मोड़दार पर्वत है। पहले टक्कर हुआ, टक्कर से संपीड़न बल, फिर वलन की प्रक्रिया हुई जिससे मोड़दार पर्वत। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल, क्या हुआ, टक्कर हुआ तो संपीड़न बल हुआ, के द्वारा होने वाली वलन की प्रक्रिया से वलन की प्रक्रिया हुई तो इससे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अधिक घनत्व गति वाली महासागरीय प्लेट का मुड़ने से, ये मतलब ये जब मुड़ा है तो क्या हुआ, तो छेपड़ हुआ। छेपड़ हमने पहले ही बताया, अंदर मुड़ा हुआ भाग। वहां तट के समीप महासागरीय गर्त का निर्माण हुआ। किसका, महासागरीय गर्त। महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपड़ के समय पृथ्वी के आंतरिक परतों के टूटने पर भ्रंशन के कारण जब ऊर्जा का निष्कासन होता है, ठीक है। जैसे देखिए, महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपड़ के समय पृथ्वी के आंतरिक परतों के टूटने के कारण भ्रंशन के कारण जब ऊर्जा का निष्कासन होता है तब मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावनाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अधिक गहराई में छेपित महासागरीय प्लेट के तापमान में वृद्धि होने के कारण क्रस्ट के आंशिक गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह तक आता है तब मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, और इस प्रकार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम के मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले भूकंप और होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध अभिसारी प्लेट संचलन से है। अब है महासागरीय टक्कर। तो देखिए, महासागरीय टक्कर जो है जापान द्वीप समूह का है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, महासागरीय, देखिए इसको हम डायरेक्ट यहीं से पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के टक्कर के बाद अधिक गति वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ होता है, ये ठीक है, छेपड़ होता है। लेकिन यहाँ महासागरीय गर्त का निर्माण महाद्वीपीय तट से दूर खुले महासागर में हुआ है। यहाँ महासागरीय प्लेट का छेपड़ के कारण ही भूकंप के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया जैसे भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं महाद्वीपीय सतह की जगह महासागर के नीतल पर होती हैं। यहाँ होने वाली ज्वालामुखी की प्रक्रिया के कारण ही जापान, फिलीपींस और इंडोनेशियाई द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। फिर है महाद्वीपीय ये देखिए यूरेशियन वाला ये था, ठीक है। महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत, तो ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पहले भारतीय व यूरेशियन प्लेट के मध्य में टेथिस सागर रूपी बेसिन अवस्थित था, ठीक है। क्या था, तो देखिए यूरेशियन प्लेट ट्रांस हिमालय के बीच में क्या था, तो टेथिस सागर, ये टेथिस सागर क्या था, टेथिस सागर रूपी बेसिन अवस्थित था। ये लाइन यहाँ से क्लियर हुआ ना, टेथिस सागर वाला ये यूरेशियन किसके बीच, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और यूरेशियन प्लेट के बीच में। अब देखिए, टेथिस सागर की प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा होने वाली वलन की प्रक्रिया से ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। टेथिस सागर की क्रस्ट का आंशिक गलन होने के कारण सागर रूपी बेसिन का संकुचन हुआ, जिससे अंततः भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुआ और भारतीय व यूरेशियन प्लेट के अभिसारी सीमांत पर प्लेटों के टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा भारतीय प्लेट पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। भारतीय प्लेट की गति अधिक होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ। अब देखिए,
ये यूरेशियन प्लेट था और इसके नीचे क्या हुआ है, तो ये छेपड़ हुआ है ना। महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित भारतीय प्लेट का घनत्व कम होने के कारण यह छेपड़ अधिक गहराई में नहीं हुआ, इसलिए ही हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि प्लेटों के संचलन के कारण भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट देखिएगा समानांतर प्लेट संचलन। समानांतर प्लेट संचलन पर क्रस्ट का क्षय व नए क्रस्ट का निर्माण नहीं होने का कारण इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहते हैं। इस प्लेट सीमांत पर जहां प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में संचलन होता है, वहां घर्षण के कारण ऊष्मा का निष्कासन और भूकंप आने पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। अपसारी, अभिसारी और समानांतर। तो देखिए अपसारी और अभिसारी ये ज्वालामुखी प्रक्रिया। समानांतर क्या है, प्लेट सीमांतों पर प्लेटों के संचलन तीव्र गति से कंपन होने पर भूकंप आते हैं। ठीक है, प्लेट सीमांत पर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वत अपवाद है। महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत पर महासागरीय कटक के साथ भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। प्लेट सीमांत पर महासागरीय कटक के साथ किसका निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भूकंप, अब लेक्चर 13 हम देखते हैं भूकंप। तो भूकंप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से औषधि चट्टान वगैरह, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, 2 टॉपिक में हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में अर्थक्वेक मतलब भूकंप से हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।